क्लास में अपन ने सॉल्युबिलिटी स्टार्ट की थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर। मैंने बोला था कि कोई भी सॉल्ट अगर वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करता है? डेल जी, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। डेल जी अगर नेगेटिव है तो सॉल्युबल है, डेल जी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। और डेल जी अगर क्या है? जीरो, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। डेल जी डिसाइड करता है क्या कोई भी चीज़ सॉल्युबल है या नहीं है, उसको डिसाइड कौन करता है? डेल जी करता है। अब देखो, अपन इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकाली थी, चेंज इन एंथैल्पी। तो मैं क्या बोलूं? हीट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेटिस एनर्जी प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इट इज ऑलवेज एंडो, देखा था कल अपन ने, और इट इज ऑलवेज एक्सो। ये एक्सो और ये एंडो, एक्सो और एंडो मिलाकर देखो आप, अगर ये वाली ज़्यादा है और ये कम है तो इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगी? एंडोथर्मिक। और ये ज़्यादा है ये कम है तो ये क्या होगी? एक्सोथर्मिक। मेरा कहने का मतलब, अगर रिलीज्ड एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्युबल होगा। लेकिन रिक्वायर्ड एनर्जी रिलीज से ज़्यादा है फिर भी वो सॉल्ट क्या हो सकता है? सॉल्युबल हो सकता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि ओनली हीट ऑफ सॉल्यूशन से मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि वो सॉल्ट सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। इसीलिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये आप थर्मो में फॉर्मूला पढ़ते हो। चेंज इन गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी, टेम्परेचर, और चेंज इन एंट्रोपी। मैं चेंज इन एंट्रोपी की चर्चा करता हूँ यहाँ पर। इसकी चेंज इन एंट्रोपी निकालूँ मैं, बताओ। चेंज इन एंट्रोपी निकालूँ तो बताओ, ये एंट्रोपी क्या है? ये एंट्रोपी इनिशियल, और ये एंट्रोपी क्या है? फाइनल। ये इनिशियल एंट्रोपी सॉलिड था तो रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस क्या था? कम था। जैसे एक्वस बना तो रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस क्या हो गया? बढ़ गया। एंट्रोपी क्या हुई? इंक्रीज हुई। इसका मतलब एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल मैंने देखा तो क्या आया बेटा? पॉजिटिव, बिकॉज एंट्रोपी फाइनल इज ग्रेटर देन एंट्रोपी इनिशियल। अब इस चीज़ को मैं, इस पॉजिटिव को इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस ही रहेगा टी डेल एस। ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया। इस चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि चेंज क्या आया? पॉजिटिव आया। इस चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं आया तो अब अपन चेक करेंगे। अब देखो, अब इसका खेल है। अगर ये बड़ी रही है छोटी, ये बड़ी रही है छोटी, ये क्या आया? एक्सो। एक्सो इसका मतलब नेगेटिव, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। निश्चित रूप से सॉल्ट क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अब इसके अपन दो केस बनाते हैं। देखो, नंबर एक केस अपन बनाते हैं, डेल एच हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन डेल एच लेटिस एनर्जी। इसका मतलब एक्सो वाली एंडो से क्या है? बड़ी है। इसका मतलब डेल एच जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो क्या आएगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव। ये नेगेटिव तो बताओ डेल जी इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस डेल एच माइनस टी डेल एस। इसका मतलब ये क्या है? डेल जी इज इक्वल टू क्या है? नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव। इसका मतलब ऐसा सॉल्ट तेजी से क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। तो प्रोसेस क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। और सॉल्ट क्या हुआ? सॉल्युबल। इस केस में सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन
सेकेंड, सेकेंड लिया अपन ने डेल एच हाइड्रेशन। अब लेते हैं उल्टा, इसका उल्टा करते हैं। डेल एच लेटिस इज बड़ी देन डेल एच हाइड्रेशन। डेल एच लेटिस हाइड्रेशन से क्या हो, ग्रेटर, बड़ा। तो मैं क्या बोलूं, डेल एच सॉल्यूशन क्या आया, एंडो आया, क्योंकि एंडो बड़ा है। एंडो आया इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल जी इज इक्वल टू क्या है, डेल जी इज इक्वल टू क्या है, प्लस डेल एच माइनस टी डेल एच। ये फॉर्मूला बना अपना इस केस का। तो अब इसके मैं सब केस बनाता हूँ। ए मैंने कहा डेल एच, ये क्या, डेल एच सॉल्यूशन। मैंने कहा डेल एच सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन टी डेल एच। ये चीज इससे बड़ी है, इसका मतलब डेल जी क्या आया, पॉजिटिव। अब डेल जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस, और सॉल्ट क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। अब इस सॉल्ट को सॉल्युबल करना है अपने को, तो अपने क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर राइज करोगे तो टी डेल एस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे टी डेल एस बढ़ेगा तो टी डेल एस इज बड़ा देन डेल एच सॉल्यूशन। टी डेल एस इज ग्रेटर देन डेल एस सॉल्यूशन। डेल एस सॉल्यूशन से टी डेल एस क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जैसे ही बड़ा हुआ डेल जी इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव। और सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्युबल। इसका फेमस एग्जांपल है लेड क्लोराइड, PbCl2। PbCl2 इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल हिंदी में क्या बोलेंगे, आंशिक घुलनशील है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वो घुलनशील हो जाएगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, ये पार्ट क्या हुआ, बड़ा। और ये पार्ट बढ़कर जैसे इससे बड़ा होगा ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जैसे नेगेटिव होगी वो सॉल्ट वाटर में क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट अब केस लेते हैं अपन ए और बी। डेल एच सॉल्यूशन बड़ा था टी डेल एच से। अब मैं कहता हूं टी डेल एच बड़ा है किससे, डेल एच सॉल्यूशन से। टी डेल एच सॉल्यूशन से बड़ा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि डेल जी अपने आप ही क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब घुलना, किसी सॉल्ट का घुलना एंडोथर्मिक है और फिर भी वो सॉल्ट घुल रहा है कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हो, ये तो घुल नहीं रहा था तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लिया घुल गया। अब यहाँ पर तो आप घुल रहा है और टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रहे हो, फिर भी घुल रहा है। और घुलना क्या है, एंडोथर्मिक है। इसका मतलब उसका डेल जी क्या है, नेगेटिव है। डेल जी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये पार्ट उसका बड़ा है। इस पार्ट में ये तो फिक्स है, उसमें भी वही था, जो टेम्परेचर उसमें था वो इसमें, लेकिन फिर भी ये घुल रहा है। घुल रहा है इसका मतलब क्या है, घुल रहा है इसका मतलब क्या है, मैन रोल किसका है, चेंज इन एंट्रोपी। तो मैं क्या बोलूं, चेंज इन एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव। और वो क्या है, बहुत बड़ी है, लार्ज है। मैन एंट्रोपी का रोल है, इसका मतलब एंट्रोपी ही मैन इसको डिसाइड कर रही है घुलने को। ऐसे सॉल्ट होते हैं नाइट्रेट्स, NaNO3 KNO3 एटसेट्रा। एक स्टेटमेंट फेमस है, नीट में आ चुका है। स्टेटमेंट फेमस क्या है, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल। और ये क्या है, नाइट्रेट्स आर नेवर फाइंड इन मिनरल्स, फाउंड इन मिनरल्स। मिनरल्स में नहीं पाए जाता नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स ऑलवेज सोल्यूबल। नाइट्रेट्स का कोई और नहीं होता है, समझ गए। ये था कोई सॉल्ट सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। अब आगे अपन बढ़ेंगे, मैं यहाँ पर लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन करूँगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसकी समरी क्या निकली, इसकी समरी ये निकली कि अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन लेटिस से बड़ी है तब तो सोचना ही नहीं है, सोल्यूबल होगा ही होगा। और लेकिन लेटिस एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रेशन से बड़ी है तो भी तो सॉल्यूशन क्या आएगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक आएगा। तो अगर कमरे के ताप पर सॉल्यूबल है इसका मतलब मेन रोल एंट्रोपिक है, और कमरे के ताप पर सॉल्यूबल नहीं आपको गर्म करने से कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी उतनी ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या हुआ, सॉल्यूबल। स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है PbCl2।
आंशिक घुलनशील स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, जिसको गर्म करके सोल्यूबल कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कुछ। लेटिस एनर्जी, NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड और NaCl को अपन ने तोड़ा इसमें Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। ये जो कुछ करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए दैट इज नॉन एज लेटिस एनर्जी। ये जो मैंने किया है ना, इसी रिएक्शन से आप डेफिनेशन बनाओगे। ये क्या है? लेटिस एनर्जी। जो कि क्या है? एंडोथर्मिक। या मैं यूं बोलूं Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस इज इक्वल टू NaCl सॉलिड। ये भी क्या है? लेटिस एनर्जी। लेकिन ये क्या है? एक्सोथर्मिक। ये दोनों लेटिस एनर्जी है, एक एक्सो है, दूसरी क्या है? एंडो है। अब मैं डेफिनेशन बना रहा हूं, देखो आप। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक डाउन 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल लेटिस। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक डाउन 1 मोल सॉलिड आयनिक crystal lattice into its gaseous cations and anion, into its gaseous cations and anions is known as lattice energy। और इसका उल्टा वाइस वर्सा। मैं हिंदी में परिभाषा बोलूं, 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को उसके संगत गैसीय धनायनों ऋणायनों में बदलने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक डाउन 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल लेटिस इनटू इट्स गैसियस कैटायंस एंड एनायंस और वाइस वर्सा। और इसका ये भी लेटिस है, ये भी लेटिस है, ये एंडो है और ये क्या है? एक्सो है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। इसका फॉर्मूला अपन लिख देते हैं। लेटिस एनर्जी इज इक्वल टू K Q कैटाइन Q एनाइन बट्टा R कैटाइन प्लस R एनाइन। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये चार्ज है, ये साइजें हैं और ये कांस्टेंट है जो कि लेटिस की पैकिंग पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पैकिंग पर डिपेंड करता है। अपने इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस आएगा नहीं यहाँ पर। अपने ये ध्यान रखना है, लेटिस एनर्जी चार्ज के क्या होती है? डायरेक्ट, और साइज की क्या होती है? इनवर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ये चीज़ अपने यूज़ होगी, बाकी कोई खास नहीं होगा अपना यूज़। देखो आप, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जल योजन ऊर्जा। मैं इसकी डेफिनेशन बोलूंगा। देखो, जैसे Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, इनको X प्लस वाई मोल ऑफ पानी, मोल ऑफ वाटर लिया अपने। तो सपोज दैट Na प्लस को X पानी ने घेरा और प्लस Cl माइनस को Y पानी ने घेरा। X पानी प्लस Y पानी के मॉलिक्यूल थे। X मोल तो किसने घेर लिया? X मोल ने तो Na को घेर लिया, उसने उसको घेर लिया। अब देखो, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी दोनों की सेपरेट है। इसको वाटर कितना घेर रहा है ये अलग चीज़ है, इसको कितना घेर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, सेपरेट हो गया। टूटने के बाद वाटर घेर रहा है। इसीलिए इनके, जब मैं अगर इसकी लेटिस एनर्जी लिखूंगा तो बीच में चिन्ह किसका लगाऊंगा? मैं चिन्ह किसका लगाऊंगा? प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। समझ गए ना? तो देखो मेरी बात आप, कि मैंने कहा सपोज दैट x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, तो मुझे बताओ अगर इसको वाटर घेरता है तो मान लो डेल H1 एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको वाटर घेर रहा है तो सपोज दैट
डेल एच टू वाटर रिलीज हो रहा है, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेल एच वन एंड डेल एच टू? सीधा सीधा आंसर है क्या? डेल एच वन इज ग्रेटर देन डेल एच टू। डेल एच वन डेल एच टू से बड़ा है, क्योंकि ये एनर्जी निकलती क्यों है? जब वाटर सराउंड करता है, वाटर और आयनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। और जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी क्या होती है? रिलीज। और जब वाटर ज़्यादा जुड़ेंगे, इसका मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है, और ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है तो एनर्जी भी क्या निकलेगी? ज़्यादा निकलेगी। बात को समझ रहे होंगे आप। और इसका फॉर्मूला में आपको इतना ध्यान रखना है कि लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। और इसमें क्या है? इस लेटेस्ट एनर्जी को अपन हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, या मैं यूज सकता हूँ हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर केटाइन प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर एनाइन। बीच में साइन प्लस का आता है। मतलब चार्ज की क्या होगी? मतलब हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी की क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन चार्ज डेंसिटी होगी उतना हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, उतनी ही एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। और जितना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब आ जाते हैं अपन इसकी डेफिनेशन पर। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल गैस इज केटाइन और 1 मोल गैस इज एनाइन completely solvated by polar solvent, completely solvated by polar solvent, then when completely solvated in polar solvent is known as heat of solvation, is known as heat of solvation। मैं इसका दूसरा नाम लिख रहा हूँ, heat of solvation। फिर सुन लो, amount of energy released when 1 mole gas is cation or 1 mole gas is anion in when 1 mole gas is cation or 1 mole gas is anion completely solvated in polar solvent is known as heat of solution। if solvent is water then known as heat of hydration। जब solvent water होगा तो मैं क्या कहूँगा? सारे सॉल्वेशन एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रेशन ही होता है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है? एक सॉल्वेशन है। हीट ऑफ सॉल्वेशन दूसरा सॉल्वेंट होता तो भी हो सकती है, लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो इसी हीट ऑफ सॉल्वेशन को हम क्या बोल देंगे? हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल देंगे। तो अपन अभी फॉर्मूला लिखा था, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी प्लस हीट ऑफ सॉल्वेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन की जगह आप हीट ऑफ सॉल्वेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन अलग चीज़ है। हीट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? लेटेस्ट प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन। और हीट ऑफ सॉल्वेशन एक अलग चीज़ है। सॉल्वेशन क्या है? सॉल्वेशन एक हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन के अपन ने डेफिनेशन की चर्चा की यहाँ पर। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि जलयोजन की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा। जलयोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो जलयोजन ऊर्जा भी क्या निकलेगी? ज़्यादा निकलेगी बेटा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, CuSO4 वाइट कलर होता है इसका। क्या होता है? वाइट। जब ये क्या होता है? एनहाइड्रस होता है तो इसका कलर क्या होता है? वाइट। और CuCl3 है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। इसमें जब 5 वाटर के मॉलिक्यूल अपन ऐड करते हैं तो अपने को मिलता है CuSO4.H2.5H2। बोलो बेटा, ये जाना पहचाना सा कंपाउंड लग रहा है मेरे को। ये कंपाउंड मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। ये कंपाउंड मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, तो मैं इस कंपाउंड को क्या बोलूँ बताओ? ये ब्लू विट्रियोल है। क्या है? ब्लू विट्रियोल है। क्या है? ब्लू विट्रियोल। हिंदी बोलूँ तो नीला थोता। विट्रियोल मीन्स, विट्रियोल हम वर्ड से विट्रियोल बनाए। विट्रियोल का मतलब ट्रांसपेरेंट। ये ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं दिखने में। कलर तो होते हैं लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसकी मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाऊँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अकॉर्डिंग, तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसकी ये होती है एज ए कॉम्प्लेक्स। ये समझ रहे हो बात को आप? तो ये हो गया ब्लू विट्रियोल। अब इसमें अगर मैं 6 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूं मैं, तो ये हो जाता है CO। आगे क्या लूं मैं? CO H2O6
Cl3, दिस इज पिंक कलर, पिंक इन कलर, इस कंपाउंड कलर क्या था, पिंक। ये हो गया हाइड्रेशन। और आप अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि क्लोराइडों का अपन हाइड्रेशन करवाते हैं, तो बेरिलियम क्लोराइड के साथ 2H2O और बाकी के नीचे 6 और फिर लास्ट में बेरियम में 2 जुड़ जाते हैं। कल अपन ने शायद मेरे हिसाब से एक मिस्टेक कर दी थी, उसको आप पिछले लेक्चर में गलती थी, उसको आप करेक्ट कर देना। उसमें क्या चेंजेस करना है आपको, BeCl2.2H2O करना। क्या करना है, BeCl2.2H2O करना है। अपन ने कर दिया था क्या, 4H2O, तो मिसप्रिंट हो गई थी, उस मिसप्रिंट को आप करेक्ट कर लेना बेटा, समझ गए ना। दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन टेस्ट ऑफ वाटर, ये पानी का परीक्षण है, जल का टेस्ट है। ये जल है तो क्या है, जीवन है। जल है तो ही ब्लू कलर आएगा। कोई बोलेगा सर हमने तो और भी ब्लू कलर देखा है इसके अंदर, होता है, बिल्कुल होता है। वो किस में होता है, अमोनिया में होता है। अमोनिया में डार्क ब्लू होता है और इसमें क्या होता है, ब्लू होता है। वो आपके पीबलोक माता अमोनिया कॉपर का टेस्ट होता है उसमें, जिसमें अमोनिया डालते हैं, कॉपर सल्फेट में अमोनिया डालने से कॉपर प्लस CuNH3 का 4 बन जाता है, एक डीप ब्लू कलर आता है। क्या आता है, डीप ब्लू, यहाँ नॉर्मल ब्लू। ये कॉपर क्लोराइड है, इसमें ब्लू से पिंक हो जाता है। बोथ रिएक्शंस आर यूज्ड इन टेस्ट ऑफ वाटर, ये जल के परीक्षण है। कोई बोले सर हम तो जल को देख के पहचान लेते हैं, कोई कहता सर हम उसको पी के पहचान लेंगे। नहीं, ना तो पी के पहचानना है ना देख के। जहाँ टेस्ट होता है ना, वहाँ टेस्ट करके बताना पड़ता है भाई प्रैक्टिकली कि वास्तव में ये वाटर है। पी के चेक करो, पता नहीं उसके अंदर कोई जहर हो, पॉइजन हो, तो फाइल ही सल्ट जाए टेस्ट के चक्कर में। तो आपको पी के चेक नहीं करना, आपको उसका टेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों रिएक्शन है जल के परीक्षण में यूज़ आती है। ओके बेटा, आगे बढ़ते। इस संडे को बेटा एक अपन पिछले 5 लेक्चर को रिवाइज करेंगे और साथ में डाउट सेशन रखेंगे अपन। आप डाउट पूछ सकते हो कुछ भी, हाँ इमीडिएट आपको डाउट का जवाब मिलेगा। 5 लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आपको आई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस संडे को होगा। तो आप ढंग से 5 लेक्चर को आप अच्छी तरह रीड कर लें। मैं 5 लेक्चर को वापस रिवाइज करूँगा। 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक क्लास हो सकती है अपनी, और क्लास का टाइमिंग शायद कल आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो अब सुन लो। टाइमिंग मेरे हिसाब से 2 बजे का रखा है। 2 बजे से 3 साढ़े 3 तक अपनी क्लास लेगी। आप जो भी कोई कमेंट दोगे उसका इमीडिएट आपको क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, पहले मैं 5 लेक्चर को रिवाइज करूँगा। 5 लेक्चर में क्या क्या है, हाइड्रोलाइसिस आ जाएगा एक, तो 3 लेक्चर शायद मेरे हिसाब से हाइड्रोलाइसिस के, सिलिकेट, सिलिकॉन तक आप वापस पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना, वीडियो देख लेना। सिलिकेट, सिलिकॉन, हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करके सिलिकॉन तक कोई भी डाउट हो आप डाउट नोट कर लें, और जब अपन लाइव चलेंगे तो उस टाइम आप डाउट पूछ सकते हो। लेकिन पहले मैं उससे पहले उसको मैं सारे को रिवाइज करूँगा, उसके बाद आप क्या पूछोगे, डाउट पूछोगे। ठीक है ना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आ जाती है ट्रेंड ऑफ सोल्युबिलिटी। ट्रेंड ऑफ सोल्युबिलिटी, ये तो अपनी क्या चल रही थी पहले, तो इसको अपन ने डिफाइन किया था, किसको, सोल्युबिलिटी को। अब मेन बात आ जाती है यहाँ पर सोल्युबिलिटी की, कि ट्रेंड कैसे आते हैं। मैं यहाँ पर 3 पॉइंटों में इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 3 पॉइंटों में मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। 3 बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1, solubility directly proportional to del H हाइड्रेशन, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू del H लेटिस एनर्जी। और अपन ये भी जानते हैं कि चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो और चाहे लेटिस एनर्जी हो,
ये दोनों ही साइज के क्या होगी, साइज के क्या होगी, इनवर्स। दोनों ही साइज के इनवर्स है। साइज बढ़ने से दोनों ही क्या होगी, डिक्रीज। और इनका ये रिलेशन, मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा होना चाहिए भाई। जब कोई सॉल्ट घुल रहा है पानी में तो दो एनर्जियाँ काम आती है, एक एनर्जी तो निकलती है और एक एनर्जी चाहिए होती है। तो चाहिए वो एनर्जी कम होनी चाहिए और निकलने वाली क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो वो सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूबल होगा। और वो सॉल्ट सोल्यूबल होगा तो अपन क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, हाइड्रेशन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेटिस एनर्जी हो गया। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो फर्स्ट जानकारी तो आपको ये चाहिए और सेकंड जानकारी आपको चाहिए ये। देखो आप, देखो जनरली चेंज कौन होगा, केटाइन होगा। एस ब्लॉक के कंपाउंड्स की बात करेंगे अपन, आयनिक कंपाउंड्स की, तो केटाइन्स चेंज होंगे। तो टॉप टू बॉटम, जैसे मान लो मैंने सल्फेट ले लिया, लिथियम से लेकर सीजियम तक, बेरिलियम से लेकर बेरियम तक सल्फेट ले लिए, तो चेंज कौन हुआ, केटाइन चेंज हुआ। तो मैं बात करता हूँ ग्रुप की। ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे अपन। तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो बताओ लेटिस एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। दोनों डिक्रीज होगी। तो बताओ ये डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज, और ये डिक्रीज होगी तो ये डिक्रीज। बताओ इंक्रीज बराबर डिक्रीज, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, परंतु चेंज तो होता है। फिर सुन लो, लेटिस एनर्जी साइज इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम, जैसे लीना की रब सफरियत बढ़ेंगे या बेटा मांगे कार्य स्कूटर बाप राजी बढ़ेंगे, तो साइज इंक्रीज होगी तो लेटिस एनर्जी भी डिक्रीज, हाइड्रेशन भी डिक्रीज। लेटिस डिक्रीज तो ये इंक्रीज, और ये डिक्रीज तो ये डिक्रीज। डिक्रीज बराबर इंक्रीज अगर है बराबर, तो इस केस में नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी, बट चेंज तो होता है। चेंज होता है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा डिक्रीज होगी, कोई एक ज़्यादा डिक्रीज होगी, और जो ज़्यादा डिक्रीज होगी उसी से अपन आंसर देंगे, इसको अपन कर देंगे नेग्लिजिबल। तो बताओ ये डिक्रीज, तो मुझे बताओ इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। फिर मैं बोलूं दूसरा केस पॉसिबल क्या है, दूसरा केस पॉसिबल है लेटिस एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये मान लो ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, तो फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, नेग्लिजिबल कर दूंगा, देखूंगा ही नहीं इसको। मैं आंसर किससे दूंगा, इससे दूंगा। तो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये डिक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। पहली जानकारी, ये दूसरी जानकारी। अब मेन बात आती है कि ये कब ज़्यादा डिक्रीज होगी और ये कब ज़्यादा डिक्रीज होगी। ये अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और ये अपन आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे तो अपन सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। समझ गए ना बेटा। तो उसको अपन आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। देखो आप, तीसरा पॉइंट लेते हैं अपन, 2 पॉइंट हो गए अपने, थर्ड पॉइंट। मेरी बात को सुनना डॉक्टर साहब, बहुत ही सिंपल है। इसको लोग बाग घुमा फिरा के इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि सॉल्युबिलिटी का नाम आता है ना तो भी डर लगता है, क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ो यार कोई मतलब नहीं। लेकिन इतना सिंपल तरीका मैं बताऊँ आपको। देखो आप, केस नंबर 1, रेडियस ऑफ एनाइन और रेडियस ऑफ कैटाइन नियरली सेम। बताओ पैकिंग, आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हो, पैकिंग अच्छी कब होती है, जब कैटाइन और एनाइन की साइजें क्या हो, कंपेरेबल हो, नियरली सेम हो, तब पैकिंग अच्छी होती है। एक छोटा और एक बड़ा अगर होता है तो उस केस में पैकिंग अच्छी नहीं होती है। तो बताओ इस केस में पैकिंग अच्छी होगी तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, लेटिस एनर्जी। मतलब यहाँ पर लेटिस एनर्जी ही डिसाइड करेगी किसको, सॉल्युबिलिटी को। तो मैं क्या बोलूँ, लेटिस एनर्जी डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। अब बात ये आ गई अपने सामने कि यार कब बराबर होती है। तो कुछ केसेज आपको याद रखने हैं, जैसे O
O माइनस 2, S माइनस 2, F माइनस OH माइनस HCO3 माइनस एटसेट्रा। ये इतने ही ध्यान रखो आप। ये अगर एनाइंस आपके सामने आ जाते हैं, ये अगर एनाइंस आपके सामने आ जाते हैं, उस केस में डोमिनेंट कौन होगी? साइज क्या होगी? बराबर डोमिनेंट कौन होगी? लेटिस। दूसरा केस बनता है रेडियस ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ केटाइन। बताओ अब डोमिनेंट कौन होगी? हाइड्रोजन एनर्जी। डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। इस केस में भी लेटिस डोमिनेंट हो सकती है इफ नंबर ऑफ केटाइंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनाइंस। फिर वापस डोमिनेंट कौन हो सकती है? लेटिस। लेटिस डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी। कैसे ध्यान रखोगे बताओ? साइज बराबर, पैकिंग अच्छी, लेटिस एनर्जी ज़्यादा, तो डोमिनेंट कौन? लेटिस। इसीलिए अब बराबर कब होती है? इस केस में एनाइन की साइज बड़ी केटाइन से, उस केस में डोमिनेंट कौन होगी? हाइड्रेशन। और अगर नंबर ऑफ केटाइन ज़्यादा बढ़ जाए फिर डोमिनेंट कौन होगी? लेटिस। तो आंसर किससे दोगे? लेटिस से। और ऐसा केस कभी पॉसिबल है नहीं, दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। ये तीन ही बात ध्यान रखनी है किसके अंदर? सॉल्युबिलिटी में। अगली क्लास में अपन इसके एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स में अपन ट्रेंड सेट करेंगे। ओके बेटा, कल अपना सॉल्युबिलिटी को पूरा कर देंगे। ओके, थैंक यू।